सुप्रीम कोर्ट में अभी तक एक ऐसा मुद्दा चल रहा है जो फेडरलिज्म के दिल को डायरेक्टली टच करता है। गवर्नर्स का रोल और उनका साइलेंस जब स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स बिल्स पास करके भेजते हैं। और इस बार एक और भी बड़ा ट्विस्ट आया है क्योंकि ये मैटर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू आया। मतलब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने खुद आर्टिकल 143 के तहत सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं, इसलिए इसकी अहमियत डबल हो जाती है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, दूसरी तरफ पॉलिटिकल रियलिटी। और आज वापस से इस केस की हियरिंग कंटिन्यू रहने वाली है in front of Chief Justice of India B.R. Gavai, Justices सूर्यकांत, विक्रमनाथ, P.S. नरसिम्हा एंड अतुल एस चंदुरकर। इस हियरिंग में जाने के पहले आपको बता दें कि बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सेंटर के आर्ग्यूमेंट्स को काफी टफ क्वेश्चंस के साथ काउंटर किया। एस.जे. तुषार मेहता ने बोला कि जो गवर्नर्स पर इनएक्शन के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो एक फॉल्स अलार्म है। मतलब रियलिटी उतनी खतरनाक नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। लेकिन सीजेआई B.R. गवई ने तुरंत सवाल घुमा के पूछा, हाउ कैन यू से दैट इफ बिल्स आर पेंडिंग फॉर 4 years बिफोर गवर्नर। मतलब 4 साल तक कोई बिल गवर्नर के टेबल पे पड़ा रहे तो ये फॉल्स अलार्म कैसे हो सकता है। एस.जे. तुषार मेहता ने अपनी तरफ से एक डेटा पॉइंट दिया। 1970 से 2025 तक टोटल 17,000 बिल्स आए गवर्नर्स के पास। उसमें से सिर्फ 20 बिल्स विथहेल्ड हुए और 90% बिल्स को एक महीने के अंदर एसेंट मिल जाता है। मतलब एस.जे. तुषार मेहता का कहना था कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन फिर सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल एंड अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि एस.जे. तुषार मेहता खुद उनके डेटा को अपोज करते रहे और अब अपना डेटा कोर्ट के सामने रख रहे हैं। सीजेआई B.R. गवई ने भी इससे अग्री किया। वी कैन नॉट टेक द डेटा, इट विल नॉट बी फेयर टू देम। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर एक तरफ का डेटा लेंगे तो दूसरी तरफ का भी लेना पड़ेगा और फिर मैटर एक तरह का डेटा वॉर बन जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि हम डेटा के मेज में नहीं घुसेंगे। यहाँ एक और शार्प ऑब्जर्वेशन आया जस्टिस विक्रमनाथ की तरफ से। उन्होंने बोला कि द नेशन इज कंटिन्यूइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी फॉर 75 years irrespective whether 50% bills have been held और 90% बिल्स हैव बीन विथहेल्ड। मतलब उनके लिए डेटा के नंबर्स उतने रेलेवेंट नहीं जितना प्रिंसिपल है। और सीजेआई B.R. गवई ने भी एक इंटरेस्टिंग बात जोड़ी। उन्होंने कहा कि वी आर प्राउड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लुक व्हाट इज हैपनिंग इन नेबरिंग स्टेट लाइक व्हाट हैपेंड इन नेपाल यस्टरडे। यहाँ पे एक क्लियर सिग्नल मिला कि कोर्ट ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी के ऊपर फोकस कर रहा है, ना कि सिर्फ परसेंटेजेस एंड नंबर्स पे। अब एस.जे. तुषार मेहता की रीजॉइंडर सबमिशंस पर आए तो उन्होंने क्लियर किया कि गवर्नर के पास कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है बिल्स को इनडेफिनेटली स्टॉल करने का। लेकिन साथ ही उन्होंने अपोज किया कि ये कहना कि गवर्नर सिर्फ एक पोस्टमैन है गलत है। एस.जे. तुषार मेहता ने थोड़ा सार्केस्टिक तरीके से बोला कि दे हैव आर्ग्यूड दैट ही इज ओनली अ पोस्टमैन विद ओनली 2 differences, दैट इज बीकन ऑन हिज कार एंड हैज अ बिगर हाउस। उनका कहना था कि एक फ्लॉड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट है। एस.जे. मेहता ने ये भी कहा कि स्टेट्स अपने ग्रीवांसेस लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट को हेड मास्टर बना देते हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्विंग है और गवर्नर्स का रोल एक कंसल्टेटिव प्रोसेस भी हो सकता है। जैसे अगर कोई बिल का पार्ट सेंट्रल सब्जेक्ट से कन्फ्लिक्ट करता है तो गवर्नर डायरेक्टली मिनिस्टर से बात कर सकते हैं और हाउस को सजेस्ट कर सकते हैं कि करेक्शन करो। मतलब एक डायलॉग मैकेनिज्म भी हो सकता है, ना कि सिर्फ कोल्ड डिले। लेकिन जस्टिस नरसिम्हा ने भी उन्हें रिमाइंड किया कि फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी दोनों को बैलेंस करना होगा और एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया, जब बिल गवर्नर के पास आता है तो क्या उनके पास एक ऑब्लिगेशन है कि वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस में एंगेज करे। अब मैटर यही खत्म नहीं हुआ। एस.जे. तुषार मेहता अपने सबमिशंस आज कोर्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं और लगता है कि कोर्ट जल्दी ही अपना ओपिनियन रिजर्व कर सकती है। अब व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे का बैकग्राउंड है अप्रैल 11 का जजमेंट इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस। उसमें एक बेंच ने ये कहा था कि गवर्नर्स को रीजनेबल टाइम के अंदर एक्शन लेना होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस को एक्सक्यूज नहीं बना सकते बिल्स को इनडेफिनेटली स्टॉल करने के लिए। और प्रेसिडेंट के आर्टिकल 201 के पावर्स भी जुडिशियल स्क्रूटनी से परे नहीं है, उनको भी 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना होगा। इस रूलिंग के बाद ही प्रेसिडेंट ने 14 क्वेश्चंस रेफर किए हैं सुप्रीम कोर्ट को। ये सवाल आर्टिकल्स 200 एंड 201 के इंटरप्रिटेशन को लेकर है। जैसे, क्या सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बना सकती है जहां कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है? क्या टाइम लिमिट्स इम्पोज करना प्रेसिडेंट और गवर्नर के डिस्क्रिशनरी स्पेस में इंटरफेरेंस होगा? अब आई आर्ग्यूमेंट्स की बारी सीनियर एडवोकेट निरंजन रेड्डी तेलंगाना की तरफ से मौजूद थे। उन्होंने एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया। उन्होंने बोला कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी सेंटर की जरूरत थी, इसीलिए गवर्नर्स को कुछ ओवरसाइट पावर्स दिए गए। लेकिन आज 75 years बाद जब यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है
तब गवर्नर के रोल को एक्सपैंड करना अननेसेसरी है। और उन्होंने एक और क्रूशियल पॉइंट उठाया कि अगर आर्टिकल 200 का इंटरप्रिटेशन ऐसा हो कि गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन से असेंट रोक सके, तो आर्टिकल 111 पे भी वो लॉजिक अप्लाई होगा। मतलब प्रेसिडेंट भी अपने मन से बिल्स रोक सकेंगे, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा। सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने आर्ग्यू किया कि गवर्नर का रोल एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का हिस्सा है, लेजिस्लेटिव पावर का नहीं। मतलब वो एक पोस्टमैन नहीं, लेकिन उनका काम सिर्फ इंश्योर करना है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए, ना कि अपने हिसाब से फिल्टर करना। और उन्होंने क्लियर बोला कि दिस जजमेंट इन प्लेस इज रियली हेल्पिंग द स्टेट्स। मतलब अप्रैल रूलिंग स्टेट्स के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड है अगेंस्ट गवर्नर्स इन एक्शन। फिर एडवोकेट अवनी बंसल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इनोवेशन सजेस्ट किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि हमें राइट टू टाइम को आर्टिकल 14 के अंदर एक कंकॉमिटेंट राइट के रूप में रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उनका कहना था कि जब गवर्नर्स या प्रेसिडेंट इनडेफिनेटली डिले करते हैं तो ये एक आर्बिट्रेरी एक्ट हुआ, और आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वलिटी तो स्वॉन एनिमीज है। इसलिए अगर कोई बिल एज सून एज पॉसिबल का थ्रेशहोल्ड भी क्रॉस कर जाता है तो सिटीजन्स के पास एक इन्फोर्सिबल राइट होना चाहिए। अब मेघालय की तरफ से एडवोकेट जनरल अमित कुमार ने ब्रीफ सबमिशंस दिए और सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने एक टेक्निकल पॉइंट उठाया कि सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन एक रिपोर्ट है, लेकिन उसका इफेक्ट काफी क्रिटिकल होता है। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा आंध्र प्रदेश की तरफ से ने यूनियन को मोस्टली सपोर्ट किया, लेकिन एक चीज पे डिसएग्री किया। आर्टिकल 32 का स्कोप स्टेट्स के लिए कम्प्लीटली क्लोज करना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पोल्यूशन, डिजास्टर्स जैसे केसेस में तो स्टेट्स को भी सुप्रीम कोर्ट के पास आने का राइट होना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये पूरा ड्रामा एक ही बात दिखाता है, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट का साइलेंस भी एक पॉलिटिकल वेपन बन सकता है। स्टेट्स के लिए ये एक रोड ब्लॉक है और सेंटर के लिए एक चेक एंड बैलेंस का टूल। सुप्रीम कोर्ट के लिए चैलेंज ये है कि वो एक ऐसा इंटरप्रिटेशन लाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को प्रोटेक्ट करे, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के एक्सप्लॉयटेशन को भी रोक सके। अब देखना ये होगा कि कोर्ट फाइनली किस तरह जाती है, गवर्नर्स को एक पोस्टमैन के रूप में रिस्ट्रिक्ट करता है या उनके रोल को एक मीनिंगफुल कंसल्टेटिव पोजीशन के रूप में डिफाइन करता है। लेकिन एक बात भी पक्की है कि ये डिसीजन सिर्फ एक लीगल ओपिनियन नहीं होगा, ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस केस के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।